जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो हम लोग लुसेंट का ऑडियो वीडियो सीरीज कर रहे हैं उसमें ये 8वां पार्ट होगा। इससे पहले 7 पार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे आप जा कर के देखें, फिर ये 8वां पार्ट देखें। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर खोजेंगे लुसेंट हिस्ट्री करके इसे बनाया हुआ है, वहाँ पर प्ले लिस्ट वहाँ आपको मिल जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां जा कर के हमसे जुड़ सकते हैं। इसका PDF आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8271859877 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप करें, आपको ये PDF भी मिलेगा। और बहुत सारा कुछ यहाँ प्रिपरेशन करवाया जाता है, सीटेट, ग्रुप डी, BPSC, NTPC, SSC, वो सारा कुछ का आपको मटेरियल मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गुप्त साम्राज्य से। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ 280 से 320 ईस्वी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। जब आप इसे देख रहे हैं तो आपको इसमें लगता होगा कि कहीं लाइनिंग किया हुआ है, किसी सर्कल किया गया, स्टार भी है, डबल स्टार भी है, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार भी आपको देखने को मिलेगा, हाईलाइट भी किया हुआ मिलेगा। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि देखिए 10 साल का जो भी लेवल का एग्ज़ाम आप देते हैं, हर एक लेवल का क्वेश्चन का एनालाइज किया गया है। उस क्वेश्चन को देखने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे सर्कल किया गया, हाईलाइट किया गया है, लाइनिंग किया गया है। इसमें दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। 10 साल का ग्रुप डी हो कि NTPC हो, SSC, CGL, MTS, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, BPSC हो, उसको एनालाइज करने के बाद ऐसा किया गया है, फिर आपके लिए ये वीडियो बनता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत किया जाता है हम लोगों के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा और हमारे द्वारा, तो आप लोगों का थोड़ा कर्तव्य है कि इसे अवश्य शेयर करें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। किसी तरह का आप सुधार चाहते थे तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर फिर से रीस्टार्ट करते हैं। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में कहीं न कहीं ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
कुमारगुप्त ने की थी। याद रखिए इसको, ये कुमारगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूमि थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशीक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि की बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। देखिए ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। एक तो ये कि भू राजस्व का कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य में भू राजस्व का जो है हिस्सा कितना हुआ करता था। तो भू राजस्व का कुल उत्पादन का जो है 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। और इसके नीचे ये भी जो दिया हुआ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। एक क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि क्षेत्र कहे जाते थे। वास्तु, वास करने योग्य भूमि वास्तु कहे जाते थे। चारागाह, पशुओं के चारा योग्य होती भूमि चारागाह भूमि कही जाती थी। और सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होता था उसे सील कहा जाता था। अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होते थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, यहाँ मंदिर दिया हुआ है और यहाँ स्थान दिया हुआ है, तो इस चीज़ को देख लेते हैं अच्छे से। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नयना ठाकुर मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश। भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर, ये जो है ईंटों द्वारा निर्मित है, स्थान है भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कार्यस्थलों का सर्वप्रथम वर्णन
ओसनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी ने सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ्य जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। इसे एक बार रिपीट कर लीजिए। कालिदास के समय थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के समय चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। यहाँ हाईलाइट करके कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। 1 मित्रभेद, 2 मित्र लाभ, 3 संधि विग्रह, 4 लब्ध प्रनाश, 5 अपरीक्षाकारित्व। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत भाषा में मूलतः लिखी गई थी। पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। 1 मित्रभेद, 2 मित्रलाभ, 3 संधि विग्रह और 4 लब्ध प्रनाश, 5 अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आर्यभट्ट के बारे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए, आर्यभट्ट से संबंधित मैं एक रहस्य बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप सुने होंगे कि जीरो की खोज जो है आर्यभट्ट ने ही किए हैं। तो एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था कि आर्यभट्ट क्या है। जैसे सूर्य सिद्धांत, देखिए एक खगोल विद्या भी थे
और मतलब जीरो की खोज के इनका संबंध मैथ से, गणित से भी था। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप के मतलब शिक्षा शास्त्री किस टाइप के विद्वान थे। तो ये भी पूछा जा सकता है गणितज्ञ थे या खगोलविद थे या किसी में दोनों ऑप्शन दे सकता है। तो आप दोनों मारेंगे तो ही सही होगा। बीपीएससी 64वीं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मेरे संज्ञान में है, मैं आप लोग को बता दिया हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान बराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त भाषाओं की राजकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गारी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे, ये आपको बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि देखिए, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाएगा कि भारत में किस काल में जो है, किस काल के इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो आप याद रखेंगे गुप्त काल को। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस कारण से, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके आगे है पुष्यभूति शुंग या वर्धन वंश। चलिए ये भी देख लेते हैं। पुष्यभूति शुंग या वर्धन वंश गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजाओं का उद्भव हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौर प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टकारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। नीचे नोट दिया हुआ है, नोट देख लेंगे। नोट: शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष, जो बोध गया में अवस्थित है, बोधि वृक्ष को कटवा दिया। किसने कटवाया? शशांक शैव धर्म का जो अनुयायी था, उन्होंने ही बोधि वृक्ष
जो बोध गया में अवस्थित है उसे कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्ट टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। परम भट्ट टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। देखिए, इस चीज़ को याद करने के लिए एक ट्रिक है। चीनी यात्री कौन? ह्वेनसांग। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। आप ये क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता होगा, किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम देंगे उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था या हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था। तो इसमें याद रखने के लिए कोई बड़ा ट्रिक नहीं। देखिए, ह से ह्वेनसांग होता है और ह से हर्षवर्धन होता है। इस चीज़ को आप मिला कर लेंगे तो फिर भी आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस ये, मतलब मैं देख चुका हूँ एग्ज़ाम में ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है उसे देख लेंगे। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ। वानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा करके आप लोग इसे भूलेंगे नहीं। देखिए, वानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज और महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज स्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, उसे देख लेंगे। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का आया है। हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल
शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा भी विषय जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाध्यक्ष पटलीक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। देखिए ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद इस प्रकार थी, इसे देखें। भंडी जो प्रधान सचिव होता था उसे भंडी बोलते थे। प्रधान सेनापति सिंहनाद बोला जाता था। अश्व सेना का प्रधान कुंतल और गज सेना का प्रमुख स्कंदगुप्त। अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ये महत्वपूर्ण है। चलिए इससे जस्ट आगे जो आएगा वो आपका 9वां पार्ट होगा, ये 8वां पार्ट है। और इसमें अगर आपको किसी प्रकार की मतलब सुधार चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 82718598 और 77। आप इस पर मैसेज करें, आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ पर आपको BPSC, NTPC, रेलवे का सारा एग्ज़ाम, SSC और ग्रुप D सभी चीज़ों का तैयारी कराया जाता है। CTET स्पेशली तैयारी करवाया जाता है, अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है। और इसके जस्ट बाद कुछ दिन के बाद जो है जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार 10th और इंटर का, उसका मॉडल पेपर एनालिसिस करवाया जाएगा। अगर आप लोग उसको देख लेते हैं, जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है उसमें से 50 में 50 आपको बनने का पूरा चांस। अगर आपके परिवार में या आपके कोई दोस्त अगर उनके यहाँ 10th का बच्चा हो तो आप मुझे ये उनको ये चैनल आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उन तक ये जानकारी पहुँचे और जब चालू कर दिया जाएगा बहुत जल्द ही मॉडल पेपर, उसका लाभ उन्हें मिल सके। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।